हेलो दोस्तों, फिर से एक न्यू वीडियो में स्वागत है। आज जो आपको बताने वाले हैं वो होगा 11th क्लास का आर.एस. अग्रवाल बुक। आर.एस. अग्रवाल बुक का जितना भी क्वेश्चन होगा, जितना भी कॉन्सेप्ट होगा, जितना भी उसका एग्जांपल होगा, सब क्वेश्चन आपको इसी वीडियो और इस वीडियो या तो फिर इसका जो प्लेलिस्ट बनेगा इसी प्लेलिस्ट के माध्यम से आपको मिल जाएगा। इसी चैनल में जितना भी क्वेश्चन होगा, जितना भी आपको एग्जाम्पल होगा, सब क्वेश्चन आपको बताया जाएगा। वो भी बुक होगा आर.एस. अग्रवाल। आर.एस. अग्रवाल का एक भी क्वेश्चन और एक भी कॉन्सेप्ट नहीं छूटेगा। चलिए, इसका पहला चैप्टर का नाम है सेट, उसको समझते हैं। पहला चैप्टर का जो लिखा हुआ है सेट एंड फंक्शन है, इसको तीन पार्ट में डिवाइड कर दिया आर.एस. अग्रवाल। क्या क्या होगा? एक सेट करके क्या, एक रिलेशन एंड फंक्शन। सबसे पहले हमको सेट के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद रिलेशन के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद किसके बारे में पढ़ेंगे? फंक्शन। जब ये वीडियो, इस वीडियो में जो होगा पहले ओनली सेट के बारे में पढ़ाई होगा। ये पार्ट वन होगा, फिर पार्ट 2 पार्ट 3 में इसका पूरा जितना है कंप्लीट होगा। हालांकि इसमें बहुत सारे चैप्टर है, सब क्वेश्चन को कवर कर दिया जाएगा। ठीक है, चलिए अभी जो आप सबसे पहले किसको पढ़ेंगे? सेट को पढ़ेंगे। फिर सेट को पढ़ने से पहले सेट को अभी पहचानने सीखेंगे, उसके बाद इसको बनाना सीखेंगे। आखिर सेट को कैसे पहचानते हैं? सेट को पहचानने से पहले हमको ऑब्जेक्ट को जानना पड़ेगा। जैसे ऑब्जेक्ट क्या है, जैसे अगर हम सेट के बारे में जानना है तो सबसे पहले किसको जानना पड़ता है? ऑब्जेक्ट को जानना पड़ता है। आखिर ऑब्जेक्ट क्या है? हालांकि हम लोग ऑब्जेक्ट को तो साइंस में पढ़ चुके हैं, लेकिन मैथ भाषा में किसको ऑब्जेक्ट बोलते हैं वो देखते हैं। देखिए, ऑब्जेक्ट होगा इन आवर मैथमेटिकल लैंग्वेज एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स वेदर लिविंग और नॉन लिविंग इज कॉल्ड अ ऑब्जेक्ट। इसका मतलब क्या बोल रहा है कि जो मैथमेटिकल भाषा में इन योर मैथमेटिकल लैंग्वेज एवरीथिंग जितना भी होगा यूनिवर्स में, वह क्या होना चाहिए? वो लिविंग होगा या तो फिर नॉन लिविंग। इच कॉल्ड आर क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट। मतलब जितना भी लिविंग हो या नॉन लिविंग हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? क्या बोलते हैं उसको? हम लोग ऑब्जेक्ट बोल दें। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया। जैसे कि अगर ये लिविंग मतलब सजीव या तो नॉन लिविंग मतलब निर्जीव, या सजीव हो चाहे निर्जीव हो, सब चीज़ को हम लोग मैथमेटिकल भाषा में क्या बोला जाएगा? ऑब्जेक्ट बोला जाएगा। जैसे कि वहाँ क्या है, मेरा ही मार्कर है। क्या ये मार्कर मैथमेटिकल भाषा में अगर देखिए तो क्या ये ऑब्जेक्ट है? तो आप बोले हाँ, ये मार्कर भी एक क्या है? ऑब्जेक्ट है। अगर कोई बकरी देखे, कुछ भी, अगर बकरी उकरी कुछ भी देखे, क्या वो मैथमेटिकल भाषा में ऑब्जेक्ट है? तो बोलेगा हाँ, क्योंकि क्वेश्चन में आपको मैथमेटिकल भाषा में ऑब्जेक्ट उस चीज़ को बोल दिया है कि वो लिविंग होना चाहिए तो फिर नॉन लिविंग, दोनों को हम लोग क्या बोलेंगे? ऑब्जेक्ट बोलेंगे। आई होप आपको समझ में आ गया मैथमेटिकल भाषा में ऑब्जेक्ट किस चीज़ को बोलते हैं। चलिए इसका अगला स्टेप समझते हैं। अगला स्टेप में क्या बोला? सेट किससे कहते हैं? व्हाट इज ए सेट? सेट को कैसे डिफाइन? ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड ए सेट। मतलब सेट किसको बोल रहा है? कि सेट ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ए ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड क्या होता है? सेट। इसका मतलब क्या होना चाहिए? देखिए, ये जो सेट का डिफिनेशन दिया गया है, इसमें वेल डिफाइंड कलेक्शन मतलब वेल डिफाइंड होना चाहिए कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। कोई भी ऑब्जेक्ट कैसे होना चाहिए? अभी आप बताइएगा, लिविंग या तो फिर नॉन लिविंग होना चाहिए। लेकिन उसका जो सेट उसी चीज को बोल रहे कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट होना चाहिए। ऑब्जेक्ट क्या हो? ऑब्जेक्ट में क्या होना चाहिए? तो फिर लिविंग हो या तो फिर और में नॉन लिविंग, दोनों चलेगा। ठीक है, लेकिन उसका क्या करना है? कलेक्शन का मतलब क्या होता है? चुनना, कलेक्शन। लेकिन क्या होना चाहिए? वो वेल डिफाइन होना चाहिए। चलिए, आखिर वेल डिफाइन किस चीज़ को बोलते हैं, फिर उसको समझते हैं। हालांकि आपको इतना तो समझ में ऑब्जेक्ट क्या लिविंग या नॉन लिविंग चलेगा, लेकिन उसको क्या करेंगे? कलेक्शन मतलब चुनना। और क्या होना चाहिए उसको? लेकिन वो क्या होना चाहिए? वेल डिफाइन। चलिए, वेल डिफाइन क्या होता है? चलिए इसको पहले एक एग्जाम्पल तौर पर बहुत अच्छा सपोज समझ लीजिए। एक एग्जाम्पल हम लिए हुए हैं जो कि आपका आर.एस. अग्रवाल में ही है। क्या बोला? द कलेक्शन ऑफ ऑल वोवेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट, ठीक है, कंटेन्स 5 एलिमेंट नॉर्मली जैसे ए ई आई ओ यू। क्या ए ई आई ओ? सो दिस कलेक्शन इज वेल डिफाइंड एंड देयरफॉर इट इज़ अ सेट। ये जो लिया गया एग्जाम्पल, ये चीज़ आपको आई होप आप लोगों को जब पढ़े तो आपको कुछ समझ में नहीं आए। चलिए आप कुछ इसको तरीका समझा। जैसे वेल डिफाइंड हम उस चीज़ को बोलेंगे, जैसे कि अगर हम कोई भी चीज़ को चुनना शुरू कर रहे हैं, जैसे कि आप अगर कोई चीज़ चुनना शुरू कर रहे हैं तो, लेकिन अगर अब मान लेते हैं आपको अगर हम बोले इंग्लिश अल्फ़ाबेट के वोवेल्स को चुनिए, क्या आप क्या चुनिए? ए ई आई ओ यू, ये मेरा क्या होगा? एक वेल डिफाइन होगा। ए ई आई ओ क्या होगा? वेल डिफाइन। जैसे कि वेल डिफाइन, अगर कोई भी चीज़ वेल डिफाइन हो और वेल डिफाइन के साथ अगर हम कलेक्शन करने सीख रहे हैं तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? सेट बोलेंगे। आपको समझ में नहीं है, चलिए और लेते हैं। ऑड नेचुरल नंबर, अगर हम बोलेंगे ऑड नेचुरल नंबर, जैसे ऑड नेचुरल नंबर बोलेंगे तो कितना हो जाएगा? 1 3 5
7, इसी तरह मेरा जो आगे मेरा क्या ऑड नेचुरल नंबर होगा। जैसे इस चीज़ का मतलब आपको एग्जांपल से मतलब ये समझ में आ रहा है कि अगर जैसे वेल डिफाइन का मतलब अगर हम कोई भी बच्चा, कोई भी स्टूडेंट, कोई भी बोले ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10, लेस देन अगर 10 बोले तो क्या, अगर आपका जो भी दोस्त होगा वो क्या चूज करेगा बताइए, तो 1 3 5 7, तो उसी को बोला जाता है वेल डिफाइन। मतलब दुनिया के किसी भी इंसान को उठा के लाइए, अगर वो भी वही चूज करेगा, हर एक इंसान वही चीज़ चूज करेगा, सेम चूज करे, तो हम उसी को बोला जाता है वेल डिफाइन। जैसे अगर हम बोले आपका कोई स्कूल का कोई दोस्त है, उसको दोस्त को आप बुलाइए और बोले इंग्लिश अल्फाबेट का वोवेल्स को चूज करें, वो क्या चूज करेगा, तो आप बताइए, तो AEIOU ही चूज करेगा, तो हम वही चीज़ को बोला था वेल डिफाइन। जैसे अगर हम बोल देंगे टॉप 10 एक्टर, अगर हम बोल देंगे टॉप 10 एक्टर क्या वेल डिफाइन है, तो आप देखिए टॉप 10 एक्टर भी एक वेल डिफाइन होगा। टॉप 10 एक्टर का बात कर देंगे कि क्या होगा, ये वेल डिफाइन। टॉप 10 जो एक्टर होगा क्या ये वेल डिफाइन होगा, तो बोले आप टॉप 10 एक्टर क्या होगा, वेल डिफाइन नहीं होगा, क्योंकि वो सेट भी नहीं होगा। अगर वेल डिफाइन नहीं है तो वो सेट नहीं होगा। अब बोले टॉप 10 एक्टर, तो सबके अनुसार टॉप 10 एक्टर अगर बोल दे, सबके अनुसार अलग अलग होता है। जैसे कि बहुत कोई साउथ इंडियन वाले जो मूवी का एक्टर होगा उसको मानता होगा, और कोई अगर मान लेते हैं इंडियन बॉलीवुड का एक्टर्स को मानता है, तो उसको उन लोग क्या बोलेगा, उसके अनुसार टॉप 10 मानेगा। क्या टॉप 10 एक्टर वेल डिफाइन है, तो बोलेगा टॉप 10 एक्टर वेल डिफाइन नहीं है। अगर वेल डिफाइन नहीं है तो भी वो चीज़ का हम लोग सेट बना नहीं सकते। सबसे पहला मकसद क्या देखना है, सेट बनाने से पहले चेक करना पड़ेगा कि वेल डिफाइन है कि नहीं। वेल डिफाइन के साथ वो क्या करना है, कलेक्शन अगर कर दे तो वो क्या हो जाएगा, सेट हो जाएगा। आई होप आपको थोड़ा बहुत समझ में आ गया। अगर क्वेश्चन जो एग्जाम्पल करें तो बहुत अच्छा सबको समझ में आ जाएगा। थोड़ा बहुत आपको समझ में आ गया होगा इतना दूर कि वेल डिफाइन किसको बोलेंगे। वेल डिफाइन का मतलब क्या होता है, हर एक को इंसान जिसके अनुसार सेम चूज करे उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वेल डिफाइन। अगर सब कोई उधर चूज करे तो हम उसको क्या बोलेंगे, वेल डिफाइन नहीं बोलेंगे। अगर वेल डिफाइन है तो सेट है, अगर वेल डिफाइन नहीं है तो उस चीज़ को हम सेट नहीं बोलेंगे। इतना दूर आपको समझ में आना चाहिए। अगर समझ में अच्छा सा अगर एग्जाम्पल करें तो और अच्छे से समझ जाए। बस इसको वीडियो का अंत तक बने रहिए, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। देखिए और को आपको समझा देते हैं, क्योंकि हमको पढ़ना क्या था, आर एस अग्रवाल सेट एंड फंक्शन। आर एस अग्रवाल का चैप्टर टॉपिक का नाम क्या है, सेट एंड फंक्शन। उसको कितना पार्ट में डिवाइड किया, 3 पार्ट, सेट, रिलेशन एंड फंक्शन के पार्ट में डिवाइड कर चुका है। सबसे पहले हम सेट को देखते हैं। सेट पढ़ने से पहले क्या चीज़ को जानना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट। आखिर ऑब्जेक्ट किस चीज़ को बोलेंगे मैथमेटिकल भाषा में, चाहे लिविंग हो चाहे नॉन लिविंग हो, हर एक चीज़ को हम लोग क्या बोलेंगे, यूनिवर्स में उसको क्या बोला जाता है, ऑब्जेक्ट बोला जाता है। उसका हम लोग क्या पढ़े, सेट पढ़े। सेट है वेल डिफाइंड कलेक्शन, वेल डिफाइंड होना चाहिए। फिर उसको क्या करना चाहिए, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होना चाहिए, लिविंग हो चाहे नॉन लिविंग, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, सेट बोलेंगे। आई होप इतना दूर आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या वेल डिफाइंड का मतलब जाने। वेल डिफाइंड उस चीज़ को बोला जाता है कि जैसे वेल डिफाइंड का मतलब क्या, हर एक को इंसान सेम चूज करे, उसी हम लोग क्या बोलते हैं, वेल डिफाइंड। जैसे एग्जाम्पल तो आपको समझा दिए कि AEIOU क्या है, वेल डिफाइन है, तो हम इस चीज़ को सेट बोलेंगे। अगर 1 3 5 7 जो है वो क्या ऑड नेचुरल नंबर है, लेकिन लेस देन कितना है, 10 है, तो ये क्या है, ये भी एक क्या प्रकार का सेट है। तो क्या टॉप 10 एक्टर सेट है, तो आप बोलिए टॉप 10 एक्टर सेट नहीं है। सेट नहीं क्यों नहीं है, क्योंकि वो वेल डिफाइन नहीं है। अगर वेल डिफाइन है तो सेट है, अगर वेल डिफाइन है मतलब अगर वेल डिफाइन है तो उसको हम दिस कलेक्शन इज अ क्या बोल देंगे, सेट। अगर वेल डिफाइन नहीं है तो क्या उसको हम क्या बोलेंगे, सेट नहीं है। आई होप इतना देर आपको समझ में आ गया। चलिए और बहुत सारा एग्जाम्पल है, एक नहीं और बहुत सारा एग्जाम्पल लेंगे जिससे आपको क्लियर होने वाला है। चलिए देखते हैं। और जो एग्जाम्पल लिए गए हैं कि द कलेक्शन ऑफ ऑल ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10। अगर हम बोला है ऑड नेचुरल नंबर लो, नेचुरल नंबर लेना है, लेस देन कितना लेना है, 10 लेना है। कितना लेना है, 10 लेना है। जैसे 10 से जितना भी नीचे नेचुरल नंबर है उसको लेना है। द नंबर इज कितना है, 1 3 5 7 9। ये मेरा 10 से कम का ऑड नेचुरल नंबर हो गया। तो और क्या हो रहा है, द कलेक्शन इज वेल डिफाइंड एंड देयरफॉर इट इज अ सेट। आपको समझ में आ गया होगा। जैसे कि अगर हम बोल दें 10 से नीचे जितना भी आपको ऑड नेचुरल नंबर लिखने बोले, इंसान दुनिया के किसी भी इंसान को अगर उठा कर लाए वो क्या चूज करे, 1 3 5 7 और 9 ही चूज करेगा। इसीलिए क्या है, एक वेल डिफाइंड कलेक्शन हो जाएगी। क्या है, वेल डिफाइन है। अगर ये वेल डिफाइन हो गया, वेल डिफाइन कलेक्शन करने सक रहे, अगर वेल डिफाइन कलेक्शन करने सक जा रहे हैं तो हमको इट इज़ क्या बोल देंगे, सेट। क्या ये सेट है, आपको थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा। क्योंकि और एग्जाम्पल है, द कलेक्शन ऑफ ऑल प्राइम नंबर लेस देन 20। हमको 20 तक का जितना भी प्राइम नंबर है उसको हमको लिखना है। तो क्या ये वेल डिफाइन है, तो आप बोले हाँ ये क्या है, एक वेल डिफाइन है। 20 के नीचे हम जितना भी ऑड जितना भी हमको प्राइम नंबर है हम ये लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, प्राइम नंबर हम लिख सकते हैं, जो कि हम लिख चुके हैं इतना।
कितना हो गया 2 3 5 7 9 11 13 और 17 और 19। ये क्या है प्राइम नंबर, लेस देन कितना है 20। अब बताइए कि ये जितना भी दुनिया, जितना भी आपका दोस्त होगा, जितना कोई भी मेहमान हो, जो भी हो, सबको अगर चूज करना आप बोलिएगा तो क्या यही सब वो चूज करेगा? तो बोले हाँ यही सब चूज करेगा। तो क्या ये क्या है? एक वेल डिफाइन है। एक क्या है? एक वेल डिफाइन। अगर ये वेल डिफाइन कलेक्शन हो गया तो हम उसको क्या बोलते हैं? इट इज़ अ सेट। तो हम उसको क्या बोलते हैं? इट इज़ अ सेट। आपको समझ में आ रहा होगा। देखो, सो दिस कलेक्शन एंड क्या है? ये कलेक्शन क्या है? एक वेल डिफाइन है एंड देयरफॉर इट इज अ सेट। एक कलेक्शन है क्या है? एक वेल डिफाइन है, तो हम इसको क्या बोलते हैं? सेट बोलते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया। चलिए और एक एग्जाम्पल लेते हैं। द कलेक्शन ऑफ 5 मोस्ट टैलेंटेड राइटर ऑफ कहाँ का? इंडिया। इंडिया का हमको लिखना है मोस्ट 5 राइटर। कितना लिखना है? कि 5 मोस्ट टैलेंटेड राइटर इन इंडिया। क्या ये वेल डिफाइन है? तो आप बोलिए ये एक वेल डिफाइन नहीं है, क्योंकि हर एक इंसान के अनुसार राइटर के कोई कभी हर एक इंसान के अलग अलग राइटर को मानता होगा, तो ये क्या एक वेल डिफाइन नहीं होगा। आई होप आपको देखिए, आई होप को थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है। आपके अनुसार जो टैलेंटेड राइटर होगा वो अलग होगा, क्योंकि आप कुछ मान लेते हैं कोई मजाक क्या चीज़ देखता है, कोई सीरियसली वाला कवि को पसंद करता है, तो यहाँ पे हम लोग 5 मोस्ट राइटर हम लिख नहीं सकते हैं। क्या होगा? ये क्या होगा? एक ऑफ इंडिया। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इट इज़ ए नॉट ए सेट, क्योंकि ये जो 5 मोस्ट टैलेंटेड राइटर का बात कर रहा है, ये मोस्ट टैलेंटेड राइटर ये क्या है? वेल डिफाइन नहीं है, क्योंकि हर एक इंसान के अनुसार जो मोस्ट टैलेंटेड राइटर होगा अलग अलग होगा, इसीलिए क्या वेल डिफाइन कलेक्शन नहीं है। अगर वेल डिफाइन कलेक्शन नहीं है तो वो क्या? इट इज़ ए नॉट अ सेट। आई होप आपको थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा। चलिए और एग्जाम्पल लिखते हैं। द कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ द वर्ल्ड का जितना भी मोस्ट डेंजरस एनिमल लिखने बोल रहे हैं, क्या ये वेल डिफाइन है? तो आप बोलिएगा नहीं, ये वेल डिफाइन नहीं है। तो सब एग्जांपल तौर पर बहुत कोई टाइगर वगैरह सबको आपको मोस्ट टैलेंटेड डेंजरस मानेगा, बहुत कोई छिपकली को भी मानता है। आप सोच सकते हैं कि आप लोगों का घर का जो भी अगर लड़के देख रहे हैं तो कोई भी छिपकली से भी डरते होंगे, तो उसके अनुसार छिपकली भी क्या होगा? मोस्ट डेंजरस हो जाएगा। तो हर एक इंसान के अनुसार जो डेंजरस एनिमल होगा क्या होगा? अलग अलग होगा। अगर अलग अलग हो गया तो वो क्या होगा? वो क्या? जो वेल डिफाइन कलेक्शन नहीं होगा। अगर वेल डिफाइन कलेक्शन अगर नहीं हो रहा है तो क्या? इट इज़ ए नॉट अ सेट। आई होप आपको समझ में आ रहा है कि हम सेट किसको बोलेंगे? सेट ए वेल डिफाइन कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। क्या होना चाहिए? कोई भी ऑब्जेक्ट होना चाहिए, लेकिन ऑब्जेक्ट क्या हो चाहिए? लिविंग भी चलेगा, नॉन लिविंग भी चलेगा, लेकिन क्या होना चाहिए? वेल डिफाइन होना चाहिए। उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? सेट। आई होप आपको सेट का मतलब समझ में आ गया होगा। चलिए अभी आई होप आपको इतना जो एग्जाम्पल कर दी, इसमें तो आपको थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा कि आखिर सेट किस चीज़ को बोलेंगे। आई होप आपको तो याद ही हो गया होगा सेट का डिफिनेशन क्या होता है? ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड क्या होता है? सेट। इतना देर आपको याद हो गया। चलिए इसका नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। और कुछ पॉइंट क्या हो रहा है? द ऑब्जेक्ट इन अ सेट आर कॉल्ड मेंबर, एलिमेंट और क्या पॉइंट। जैसे कि मान लेते कोई हम सेट लिए 1 3 5 7 9, ये मेरा क्या लिए और नेचुरल नंबर लेस देन 10 लिए। एक मान लो हम सेट कलेक्शन करके रखें, ठीक है। तो ये जो बीच में जो कलेक्शन करके रखेंगे इसको हम लोग क्या क्या बोल सकते हैं? या तो मेंबर भी बोल सकते हैं, या तो फिर एलिमेंट, या तो फिर पॉइंट बोलेंगे। आई होप को समझ में आ गया। क्या देखिए, जो भी अगर हम सेट चूज कर लिए तो हम क्या बोलेंगे? जो बीच वाला जो मेंबर होगा, जो सेट सब चूज करेंगे उसको हम लोग किस नाम से जाना जाता है? द ऑब्जेक्ट। जो ऑब्जेक्ट होगा इट इज अ सेट आर कॉल्ड। सेट में हम लोग जिसके ऑब्जेक्ट का मतलब समझाए थे, लिविंग हो चाहे नॉन लिविंग हो, लेकिन उस चीज़ को हम लोग मैथ भाषा में क्या क्या बोल सकते हैं? इसको मेंबर बोल सकते हैं, एलिमेंट बोल सकते हैं, या तो फिर हम क्या बोल सकते हैं? पॉइंट बोल सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया। जैसे हम सेट 1 3 5 7 9 हम लिखे तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? या तो फिर मेंबर बोलेंगे, या तो फिर हम लोग इसका एलिमेंट बोलेंगे, या तो फिर हम लोग इसको क्या बोलेंगे? पॉइंट बोलेंगे। आई होप आपको समझ में आ गया ये पॉइंट। अगला पॉइंट देखते हैं क्या हो रहा है। वी डिनोटेड सेट, जैसे जो सेट होगा इन कैपिटल लेटर। जो सेट को हम लोग किस में लिखेंगे? हमेशा कैपिटल लेटर में लिखेंगे। जैसे मान लो यही वाला चूज हम और नेचुरल नंबर लेस देन 10 लिए, एक सेट लिए 1 3 5 7 और 9, ये लिखिए। तो मेरा ये जो मेरा पार्ट हुआ, मेरा क्या होगा? एक ऑब्जेक्ट हुआ। ऑब्जेक्ट को हम लोग किस नाम से जानेंगे? या तो फिर मेंबर, या तो फिर हम लोग एलिमेंट, या तो फिर हम लोग पॉइंट बोलेंगे। लेकिन ये जो सेट होगा इस चीज़ का हम किस नाम से देंगे? हमेशा कैपिटल लेटर में लिखेंगे। भले कुछ भी दीजिए, ABCDX कुछ भी दीजिए, लेकिन हमेशा क्या होना चाहिए? कैपिटल लेटर में ही यूज करेंगे। लेकिन ये अंदर में कैपिटल भी चलेगा या स्मॉल भी चलेगा, लेकिन ये जो बाहर में जो सेट जो होगा इसका मतलब ये आपको समझने से समझिए, ये जो पूरा सेट का मालिक कौन है? ये मालिक हमेशा बड़ा होता है, यानी मालिक हमेशा बड़ा होता है। यानी ये जो छोटा यहाँ पे छोटा छोटा भी चलेगा, लेकिन यहाँ हमेशा क्या लिखना है? हमेशा बड़ा में लिखना है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सेट लिखने का तरीका धीरे धीरे सीख रहे हैं आपको सेट का स्टेप बाई। देखिए और क्या बोल रहा है।
इफ ए इज एन एलिमेंट ऑफ ए सेट ए वी राइट एन ए बिलोंग्स टू ए। जैसे कि हम एग्जांपल तौर पर एक सेट लिखते हैं इंग्लिश अल्फाबेटिक वोवेल्स सेट, हमेशा इसको जो बड़ा इसको किस में लिखना है, हमेशा बड़ा कैपिटल में लिखना है, अंदर में हम छोटा भी लिखे ए ई आई ओ यू। मान लेते हैं कि हम इंग्लिश अल्फाबेट का वोवेल्स का हम क्या लिखे, सेट लिखे। क्या ये ए ई आई ओ क्या वेल डिफाइन है, तो बोले हाँ ये वेल डिफाइन है, क्योंकि किसी को चूज करने बोले इंग्लिश अल्फाबेट का जो वॉल्स होगा ए ई आई ओ ही चूज करेगा। मान लेते हैं एक तो अब बताइए जो बाहर में लिखेंगे सेट का जो मालिक होगा उसको हम उसे कैपिटल लेटर में लिखेंगे। क्या इसमें अगर मान लो इस सेट में ए है कि नहीं है, तो हम जब बोल इफ ए इन एलिमेंट ऑफ ए सेट ए वी राइट एज, मतलब अगर कोई भी मान लो कोई भी सेट ए में, इसको हम सेट ए नाम ले लेते हैं, मान लेते हैं ए नाम दिए, उसमें अगर ए है तो हम उसको क्या लिखेंगे, ए बिलोंग्स टू ए लिखेंगे। जैसे मान लो इस सेट में ए है कि नहीं, तो हम इसको हम लोग क्या लिखेंगे, ए बिलोंग्स टू ए लिखेंगे। यहाँ पे ई बिलोंग्स टू भी मेरा क्या हो जाएगा, ए होगा। जो जो यहाँ पर रहेगा उसका भी इसको हम लोग जैसे कि ऐसा रहता है, इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, बिलोंग्स टू, क्या पढ़ते हैं, बिलोंग्स टू। यहाँ पे जितना भी आई बिलोंग्स टू ए है तो बोले हाँ आई बिलोंग्स टू क्या ए है। क्या बी बिलोंग्स टू है, तो बोले बी डज नॉट बिलोंग्स टू ए सेट में बी नहीं है। देखिए वही बात बोल रहा है, अगर सेट के अंदर कोई रहेगा तो हम बिलोंग्स टू में लिखेंगे, अगर सेट के अंदर नहीं रहेगा तो हम डज नॉट बिलोंग्स टू लिखेंगे। देखिए पूरा पढ़ लेते हैं और बार इफ ए इज एन एलिमेंट ऑफ ए सेट में अगर रहेगा तो राइट एज ए बिलोंग्स टू ए, व्हिच मीन्स इसका मतलब क्या है कि दैट ए बिलोंग्स टू ए और दैट ए इज एलिमेंट ऑफ ए, मतलब ए का एलिमेंट कौन है, ए है इसका मतलब। लेकिन इफ ए डज नॉट बिलोंग्स टू ए वी राइट एज ए बिलोंग्स टू, मतलब अगर कोई भी अगर ए का बिलोंग्स नहीं करेगा तो उसको हम लोग ए राइट में ऐसे हम लोग लिखेंगे। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रहा हो। अगर इसका बोलने का मतलब अगर जैसे 1 3 5 7 9 ये मेरा पूरा सेट है, ये इसको हम लोग किस नाम से जानेंगे, मेंबर के नाम से जानेंगे। इसको हम लोग क्या नाम से जानेंगे, मेंबर के नाम से जानेंगे। और उसका जो पूरा मालिक होगा उसको हम लोग इसको जो हमेशा कैपिटल लेटर में लिखेंगे। क्या यहाँ पे 3 बिलोंग्स टू ए है, तो बोले हाँ 3 बिलोंग्स टू ए है। क्या इसमें 3 बिलोंग्स टू ए है, तो बोले हाँ 3 बिलोंग्स टू ए, क्योंकि इसके अंदर में 3 है। 3 को हम लोग क्या बोलेंगे, एलिमेंट बोल सकते हैं, या तो मेंबर बोल सकते हैं, या तो फिर कोई पॉइंट बोल सकते हैं। आपको समझ में आ रहा हो। और क्या हम 2 बिलोंग्स टू ए बोलेंगे, तो बोलेंगे 2 बिलोंग्स टू ए नहीं बोलेंगे, क्योंकि 2 बिलोंग्स टू ए क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसके जो अंदर में है क्या 2 है, तो बोले 2 नहीं है, तो वहाँ पे 2 डज नॉट बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, ए होगा। आई होप आपको बिलोंग्स टू का मतलब भी समझ में आ रहा होगा। चलिए इसका और नेक्स्ट स्टेप का बहुत सारा तो अपना कॉन्सेप्ट सीख लिए, हालांकि कुछ क्वेश्चंस करेंगे और कुछ एग्जांपल करेंगे, फिर जैसे बनाते जाएंगे धीरे धीरे उसका जितना भी कॉन्सेप्ट है धीरे धीरे बताते जाएंगे। चलिए पहले इसका सेट का कितना टाइप होता है देखते हैं। सेट कितना टाइप होता है, 2 टाइप होता है। 2 टाइप का होता है सेट कितना, एक रोस्टर फॉर्म होता है, रोस्टर क्या होता है, एक रोस्टर फॉर्म होता है, क्या होता है टेबुलर फॉर्म, और क्या होता है सेट बिल्डर फॉर्म। कितना टाइप होता है सेट, 2 टाइप होता है। क्या होता है, एक टाइप का नाम क्या है रोस्टर फॉर्म, और दूसरा क्या है सेट बिल्डर फॉर्म। पहले रोस्टर फॉर्म के बारे का जितना भी क्वेश्चन आपको जो आपका वाला क्वेश्चन है रोस्टर फॉर्म का जितना है और सेट बिल्डर फॉर्म का जितना भी क्वेश्चन है वो पहले करेंगे। और बीच बीच में जैसे कि कुछ कॉन्सेप्ट छुटा हुआ है वो जैसे बनाते जाएंगे वो कॉन्सेप्ट आपको बताते चलते जाएंगे। ठीक है, एक बार क्वेश्चन से और ये कॉन्सेप्ट बता जाएंगे तो आप लोग क्या होगा, लोड हो जाएगा। यानी जिस से क्वेश्चन करते जाएंगे उसका बीच में जो कॉन्सेप्ट आते जाएगा कॉन्सेप्ट भी बताते जाएंगे। चलिए कुछ एग्जांपल का जो क्वेश्चन होता है उसमें भी उतारते हैं। चलिए किसको बारे में जानते हैं। 2 टाइप होता है सेट, कितना टाइप होता है, 2 टाइप। एक होता है रोस्टर फॉर्म, उसी दूसरा नाम क्या है टेबुलर फॉर्म, और क्या होता है एक सेट बिल्डर फॉर्म। पर रोस्टर फॉर्म का डेफिनेशन पढ़ते हैं। क्या बोल रहा है, अंडर दिस मेथड, ये जो मेथड होगा वो लिस्टेड ऑल द मेंबर ऑफ द सेट विद इन ब्रैकेट्स। अगर जो भी होगा उसको हम लोग किस में लिखेंगे, ब्रैकेट्स में लिखेंगे, और सेपरेटेड बाय द कॉमा। जब उसको हम अलग करेंगे तो उसमें क्या करेंगे, एक कॉमा देंगे। जैसे एग्जांपल तौर पर देते हैं, आप लोग तो बनाइए, जैसे ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10 लिख रहे हैं तो मेरा लिखेंगे 1 3 5 7 और 9 लिख लिए। तो जो इसके बीच में सेपरेट बाय क्या करें, कोमा, बीच में क्या देना है हमको, एक कोमा देना जोड़े। जैसे अलग अलग लिखेंगे तो बीच में क्या देना है, एक कोमा देना है, और एक क्या लिखना है, ब्रैकेट्स लिखना है। मतलब क्या लिखना है, इसको कर्ली ब्रैकेट बोला जाता है, इसको हमको बीच में दोनों बीच में उसको क्या करना है, लॉक कर देना है। जब भी सेट लिखना है तो क्या बीच में क्या देना, सेट के बीच में क्या दिया जाता है, कोमा दिया जाता है, और क्या ब्रैकेट में लिखना है ऐसे वाला मझला ब्रैकेट जिसको बोला जाता है। और देखो ये जो इस वाला चीज़ को हम लोग किस नाम से जाना जाता है, या तो एलिमेंट, मेंबर, या तो फिर पॉइंट। आई होप आपको समझ में आ गया। और पूरा सेट को हमेशा क्या में लिखना है, कैपिटल लेटर में। यही बात बोल रहा है। जब भी लिस्ट में लिखना तो है, लिस्ट के बीच में क्या लिखना है, बीच में सेपरेट करने के लिए दूसरे के बीच में क्या देना है, कोमा देना है, और हमेशा उसको मझला ब्रैकेट यानी कर्ली ब्रैकेट में उसको क्या करना है, लॉक करना है जब भी सेट लिखना है। और जो उसका मेन होता है इसको हम लोग किसमें थोड़ा देर पहले कॉन्सेप्ट सीखे थे, उसको किसमें लिखना है, कैपिटल लेटर में। चलिए क्वेश्चन करते हैं। जैसे आपको एग्जाम्पल में दिया है, राइट द ईच, जितना भी है यहाँ पे 4-5 क्वेश्चन है, और द फॉलोइंग सेट इन द रोस्टर फॉर्म। सबको हम लोग किस फॉर्म में लिखना है, रोस्टर
फॉर्म में लिखना है। तो क्या बोला, ए एक सेट का नाम दिया, ए सेट ऑफ ऑल फैक्टर ऑफ 20 ऑफ क्या 24 का जितना भी फैक्टर होता है, क्या 24 का फैक्टर जो होगा क्या वो सेट क्या वेल डिफाइन होगा? तो बोले हाँ वेल डिफाइन होगा, क्योंकि जो भी मान सब मानेगा। तो अब हम बोल देंगे फैक्टर ऑफ 24, अगर हम लिखे सेट का नाम लिखो, ए बोल रहा है, इसको हम किस फॉर्म में लिखना है? रोस्टर फॉर्म में। लेकिन फैक्टर का फैक्टर कितना होना चाहिए? 24। अगर हम लिख दें ऑल फैक्टर ऑफ 24 क्या क्या हो सकता है? अब बताइए, देखिए 1 से जाएगा, 2 से जाएगा, 3 से जाएगा, 3 8 जा 24, फिर 4 6 जा, 4 6 जा तो 4 6 जा हो गया, 6 में भी जा रहा है, 8 में जाएगा, 12 में जाएगा और 24 में जाएगा। ये जो हम लिखे, ये जो लिस्ट बनाए, ये क्या होगा? 24 का फैक्टर है। देखिए 1 से भी 24 जा रहा है, 2 से भी 24 जा रहा है, 3 से भी 24 जा रहा है, 6 से भी 24 जा रहा है, 8 से भी 24 जा रहा है, 12 से भी 24 जा रहा है और 24 से भी 24 का जा रहा है। क्या 24 का जो फैक्टर हुआ, एक हम लिस्ट बना दिए, कि जो ऑल फैक्टर ऑफ 24 की हमारा लिस्ट हो, क्या सेट हुआ? नहीं, सेट में लिखने के लिए क्या बोला गया है? बीच में क्या देना? एक कोमा देना है। उसको कौन सा ब्रैकेट में लिखना है? ब्रैकेट ऐसा वाला ब्रैकेट देना है, इसको मंझला ब्रैकेट बोला जाता है। और जो बड़े देखिए सेट जो होगा वो देखिए बड़ा में लिखा है, बस यहाँ पे लिख देना। जिसका किस फॉर्म में लिखना बोला? रोस्टर फॉर्म में। रोस्टर फॉर्म में क्या देना? नहीं आ रहा है कि नहीं देखिए, तो रोस्टर फॉर्म में अगर हम लिखें, बस यही चीज़ को महिला ब्रैकेट में लिख देना। रोस्टर फॉर्म में हमेशा क्या बोले, एक जो इसको हम पहले क्वेश्चन में दिया है कि सेट का नाम क्या दिया? ए नाम दे दिया है, लेकिन अंदर हम 24 का फैक्टर के बीच में लिखना है। देखिए लिख दिया है 1 2 3 4 6 8 12 और 24। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एलिमेंट या तो मेंबर बोलते हैं। बीच में क्या देना? कोमा देना और कर्ली ब्रैकेट में लॉक कर देना। यही मेरा इस जो पहला क्वेश्चन का क्या होता है? आंसर होता है। एग्जाम्पल नंबर 1। चलिए इसका जो 4-5 एग्जाम्पल सब क्वेश्चन सब आपको बता देते हैं। क्या आपको समझ में आया कि इसको रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखा जाता है? देखिए क्वेश्चन में बोला था कि सेट ऑफ ऑल, एक ऐसा सेट बनाओ, सेट का नाम क्या दिया? ए दिया है, जो फैक्टर ऑफ 24। पहले आपको चूज करना होगा 24 का जो फैक्टर होता है उसका लिस्ट बनाइए। लिस्ट बना तो मेरा क्या जाए? 1 2 3 4 6 8 12 और 24 बन के आपको समझ में आ गया। लेकिन जब हम रोस्टर फॉर्म में लिख रहे हैं, रोस्टर फॉर्म में क्या करना है? बीच में क्या लिखना है? जो बीच में ब्रैकेट ऐसा वाला ब्रैकेट में आपको क्या करना है? लॉक करना है। और बीच के सेपरेट में क्या करना है? कोमा में लिखना है जो लिस्ट होगा। तो देखिए हम इसको लिख लिए, ब्रैकेट में बंद कर दिए और बड़ा ब्रैकेट में। यही मेरा क्या होता है? पहला क्वेश्चन का आंसर होता है। आई होप पहला का जो एग्जाम्पल हुआ आपको समझ में आ गया होगा। चलिए, और इसका जो बहुत सारा क्वेश्चन है, जो बहुत अच्छे 7 क्वेश्चन है कि इसका इसी का जो एग्जाम्पल नंबर 1 का सबको क्या करना है? हम रोस्टर फॉर्म में आपको एक एक करके आपको बताते हैं और ज़्यादा क्लियर होने वाला। चलिए इसका, लेकिन अगर जितना भी क्वेश्चन के 4-5 क्वेश्चन सब आपको बता दे रहे हैं। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ इसको लाइक करते हुए चलिए क्वेश्चन इसका जो एग्जाम्पल नंबर 2 करते हैं। चलिए एग्जाम्पल नंबर आपको समझ में आएगा। चलिए इसका नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है, नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या बोला है कि हमको क्या इस फॉर्म में जो हम लिख रहे हैं, किसमें लिख रहे हैं? रोस्टर फॉर्म में हम लोग लिखे हैं। रोस्टर फॉर्म को क्या बोलते हैं? टेबुलर फॉर्म। अगला क्वेश्चन दिया है और एक 20 सेट लिखो, ऑल द प्राइम नंबर बिटवीन कितना होगा? 50 से 70 के बीच में जितना भी प्राइम नंबर होगा उसका क्या लिखो? क्या लिखना है? सेट लिखना है। सेट लिखने के लिए आपको हम कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं बताए? तो इसका जो प्राइम नंबर होगा कितना? 53 होगा, 53 होगा। और क्या हो सकता है? 59 होगा। कितना होगा? 59 होगा। फिर 61 होगा या और 67। यही सब जो प्राइम नंबर मतलब आभाज्य संख्या 52 कितना 70 के बीच में जितना भी प्राइम नंबर होगा यही होगा 53, 59, 61 और 67, यही सब होगा। इसको हम सेट के फॉर्म में अगर लिखना चाहेंगे तो हम क्या लिखेंगे? सेट का नाम क्या बोला है? बी लिखना है। सेट के बीच में क्या लिखना है? मंझला ब्रैकेट देना है, इसको बोलते हैं कर्ली ब्रैकेट। और इस दोनों के बीच में क्या लिखना है? कॉमा देना। इसको लिख दिए 53, 59, 61 और 67। यही मेरा क्या होगा? रोस्टर फॉर्म हो गया। रोस्टर फॉर्म को दूसरा नाम क्या होता है? रोस्टर फॉर्म को दूसरा नाम क्या? टेबुलर फॉर्म से भी जाना था। इसी तरह जो क्वेश्चन नंबर 2 होगा यही तरह इसका आंसर हो गया। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। और क्या बोला? एक सी लिखो, सी सेट में बनाओ, और क्या होना चाहिए? इंटीजर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? इंटीजर। बिटवीन कहाँ से कहाँ? -3/2 से 1/2 के जितना भी इसके बीच में इंटीजर होता है उसको लिखना है। क्या आपको इंटीजर का मतलब पता है? इंटीजर का मतलब क्या होता है? जो एक संख्या रेखा होता है जैसे 0, 1, 2, 3, 4, इधर -1, -2, -3, -4, इसी सब को हम लोग क्या बोलते हैं? इंटीजर बोलते हैं। तो बोला इंटीजर सबको लिखना है, लेकिन जैसे मतलब -4 क्या इंटीजर है? बोले हाँ इंटीजर है, लेकिन बट्टा में नहीं होना चाहिए। क्या 0 इंटीजर है? हाँ इंटीजर है। 2 इंटीजर है? हाँ इंटीजर है। लेकिन जितना भी सी सेट में लिखो हो रहा है, लेकिन इंटीजर कितना से कितना होना चाहिए? -3/2 से 11/2 के बीच में जितना इंटीजर है सबको लिखना है। तो बताइए क्या हम बट्टा में लिख सकते हैं? पहले इसको तोड़िए, आखिर एक्चुअली में कितना है। जब इसको 3/2 को अगर
हम डिवाइड दे रहे हैं, 3 को हम डिवाइड देंगे 2 से, 3 2 1 2 1 पॉइंट लेके 0 मतलब 250 मतलब कितना आ जाएगा 1.5 मतलब कहाँ के बीच में, यहाँ मेरा आ जाएगा -3/2। और यहाँ पे 11/2 को भैया डिवाइड दे रहे हैं, 2 5 10 1.25 यानी 5.5 यानी 5 यहाँ 6 इस यहाँ इसको ए वाला जो जगह आएगा ये मेरा कितना आ जाएगा 11/2। अब बस इसके बीच में जितना भी आपका इंटीजर है उसको लिखना है, जितना भी इंटीजर है उसको लिखना है। इसके बीच में जो इंटीजर है मेरा क्या क्या है, ऑल इंटीजर अगर -3/2 से 11/2 के बीच में जो इंटीजर देखे 1 आएगा, 0 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा और 5 आएगा। तो डायरेक्ट इसको लिख देंगे सी सेट में। अगर हम रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे, रोस्टर फॉर्म में जब लिखना है डायरेक्ट लिख देना है सी, क्या हो जाएगा -1 0 1 2 3 4 और 5। आई होप आपको जो रोस्टर फॉर्म समझ में आ रहा होगा। पहले इसको चूज करना, पहले लिस्ट आपको जितना भी लिस्ट है पहले निकालना पड़ेगा, उसके बाद इसको क्या करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा उसको क्या रोस्टर फॉर्म। सबसे पहले सोचना है, क्वेश्चन में बोल दिया है सी सेट लिखो, लेकिन -3/2 1/2। पहले इंटीजर का मतलब समझे, यानी एक दोनों के बीच में मेरा जब संख्या आ रहा है इसको बस लिख देना है कोमा के बीच में, तो दोनों साइड क्या है ब्रैकेट में लिख देना, यही मेरा रोस्टर फॉर्म का आंसर हो जाता है। क्या आपको समझ में आ रहा है? बहुत अच्छा से समझ में आ रहा होगा। 2 और 3 क्वेश्चन नंबर जो एग्जाम्पल नंबर था 2 और 3 आई होप आपको समझ में आ रहा है। और जो दो और 3 क्वेश्चन है, तीनों क्वेश्चन को आपको कर दे रहे हैं। चलिए इसके बाद क्या हो जाएगा, जैसे रोस्टर फॉर्म जितना क्वेश्चन खत्म हो जाएगा उसको हम क्या बता देंगे, सेट बिल्डर फॉर्म। उसका जितना भी एग्जाम्पल हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। चलिए तो इसका अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल 4 करते हैं। 4 नंबर एग्जांपल में क्या दिया है, एक सेट लिखा हुआ है जहाँ पर सेट ऑफ ऑल कॉन्सोनेंट, जितना भी कॉन्सोनेंट है क्या होना चाहिए, इंग्लिश अल्फाबेट का। फिर उस प्रीसाइड के, इसका मतलब प्रीसाइड के का मतलब क्या होता है, जितना भी के का पहले जितना भी है उस संख्या का, लेकिन क्या होना चाहिए कॉन्सोनेंट। अगर हम के पहले जितना भी हम लोग इंग्लिश अल्फाबेट लिखें तो मेरा क्या आ जाएगा, A B C D E F G H I J और के तो होगा नहीं, बोला के से जे से पहले वाला जितना है ये हमारा टोटल हो जाएगा। लेकिन हमको सेट में जो लिखना है क्या जितना है कॉन्सोनेंट होगा, क्या ए मेरा वोवेल्स है A E I, ठीक है। इसके बीच में जितना भी हो जाएगा वो मेरा क्या हो जाएगा, जितना भी कॉन्सोनेंट होगा वही मेरा इंग्लिश अल्फाबेट के का जितना ही पहले होगा। इसको अगर आप लिखना चाहेंगे तो डी रोस्टर फॉर्म में क्या है, एक रोस्टर क्या हो जाएगा, रोस्टर फॉर्म डी इक्वल टू मेरा क्या हो जाएगा, पहले बोला जाए तो एक ब्रैकेट लिखेंगे। अब ये जो मेरा संख्या हो जाएगा बी होगा, सी होगा, डी होगा, एफ होगा, जी होगा, एच होगा और जे होगा। लीजिए बी सी डी एफ जी एच और जे। इसी तरह क्वेश्चन नंबर जो एग्जांपल नंबर 4 होगा आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन तो बोल चुका है, आपको क्वेश्चन देख के आपको क्या वर्ड डिफाइन करना है उसको सेट में लिख देना, बस उसके बीच में यही बोला है हर एक जितना भी एलिमेंट होगा उसके बीच में एक कॉमा देना है। क्वेश्चन नंबर 4 आई होप आपको समझ में आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला है कि ई एक सेट है, जितना भी लेटर हमको लिखा है, ये जो वर्ड का क्या बनाना है, एक सेट लिखो बोल रहा है। ई इक्वल टू सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड, इसका क्या लिखना है कि हमको एक सेट लिखना है। ये क्वेश्चन आपको एक कॉन्सेप्ट बनता है, हम आपको बोले कि जैसे जैसे क्वेश्चन करते जाएंगे उसी तरह जितना कॉन्सेप्ट बनेगा वो कॉन्सेप्ट आपको बताते जाएंगे। क्योंकि जब सेट हमको रोस्टर फॉर्म देखा जाता है वहाँ पर जो रिपीटेशन डज नॉट अलाउ, मतलब जब भी रिपीटेशन करेंगे रिपीटेशन वर्ड को हम लोग नहीं डालेंगे। जैसे एग्जाम्पल के ऊपर दे, यहाँ देखिए जब हम सेट ई लिखे, सेट इक्वल हम लोग क्या लिखेंगे, टी होगा, आर टी लिखे, आर लिखे, आई लिखे, जी लिखे, ठीक है, ओ लिखे, एन लिखे। देखिए ओ फिर से एक ओ आ गया तो मेरा इसी में चल जाएगा, लेकिन इसको दोबारा लिखना नहीं, बस इसी कॉन्सेप्ट होता है कि क्या चीज़ को दोबारा नहीं लिखना है। क्योंकि ओ हम लिख लिए हैं, एम होगा, क्या ई होगा, हाँ होगा, क्या टी होगा, नहीं होगा, क्योंकि टी एक बार लिख चुके हैं। क्या होगा, टी लिख चुके हैं, यानी एक चीज़ को दोबारा नहीं लिखना, यानी यहाँ पे टी होगा, आर होगा कि नहीं, आर देखो पहले लिख चुके हैं, यानी आर हम नहीं लिखेंगे सेट में, आर वाई। मतलब बोला जाता है कि सेट में जब भी कॉन्सेप्ट है, सेट जब भी लिखेंगे सेट में कोई भी रिपीटेशन वर्ड नहीं चलेंगे। जैसे कि आप अगर बोल देंगे स्कूल का कोई आपको SCHOOL स्कूल का कोई सेट लिखने बोला इसको इस वर्ड का, तो आप लोग मान लेते सेट एक मान लेते हैं, एस लिखे, सी लिखे, एच लिखे, 2 टू ओ नहीं लिखना है, 1 टू ओ लिखेंगे, 1 टू एल लिखेंगे बस। लेकिन और एक यहाँ कॉन्सेप्ट बनता है, जब भी इसको कोई भी आगे पीछे लिखने से आगे जितना भी एलिमेंट है उसको आगे पीछे लिख सकते हैं। जैसे कि मान लो स्कूल का है, कॉन्सेप्ट है इसका, आगे और बताएंगे इसको अच्छी तरह से। मान लो स्कूल ऐसे लिखा है, इसको हम LOHCS हम भी लिख सकते हैं। मतलब इसका बोलने का मतलब जो बीच का वर्ड यानी बीच का जो एलिमेंट होगा या मेंबर होगा वो कभी भी सीरियल वाइज नहीं लिखने से भी चले, कहीं भी लिखो, लेकिन सेट के अंदर लिखना है।
आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। और बीच का जो एलिमेंट होगा वो कहीं भी रिपीटेशन नहीं करना है। इसी तरह क्वेश्चन का एग्जाम्पल हुआ रोस्टर फॉर्म का, सब एग्जाम्पल क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। और जो इसका सेट बिल्डर फॉर्म का जितना भी एग्जाम्पल है वो इसके बाद आगे करते हैं। चलिए सेट का दूसरा मेथड क्या है, सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म को अच्छा समझते हैं। सेट बिल्डर फॉर्म में क्या बोलता है कि इसको देखिए, इसका सेट बिल्डर का डिफिनेशन पहले समझते हैं, उसके बाद इसको एग्जाम्पल तरीके से बहुत अच्छा समझते हैं। पहले इसको जो डिफिनेशन और डिफिनेशन क्या कहता है क्या, और अंडर दिस मेथड मतलब इस मेथड के अनुसार of describing a set we list the property or properties satisfied of all the element this set मतलब उस सेट का जितने प्रॉपर्टीज होगा वो क्या होना चाहिए, सेटिस्फाइड होना चाहिए। हालांकि आपको अच्छे से नहीं समझ में आ रहा, कोई दिक्कत नहीं, डिफिनेशन को अच्छे से क्लियर नहीं कि हालांकि एग्जाम में उसका डिफिनेशन नहीं पूछेगा। इसको देखिए, इसको पढ़ना कैसा है, तो मान लेते हैं एक क्वेश्चन से ऐसा रहता है, जैसे मान लो इसको लिखना क्या है कि इसको पढ़ना कि जो करली ब्रैकेट है इसको क्या पढ़ना, द सेट ऑफ ऑल। इसको हम लोग क्या रीड हम लोग कैसे पढ़ेंगे, द सेट ऑफ ऑल दिस एक्स, जो एक्स होगा सच दैट, जो दो होता है इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, सच दैट। ठीक है, ईच जितना भी है ईच एक सेटिस्फाइड ऑफ प्रॉपर्टीज भी, मतलब इस जो पूरा सेट में प्रॉपर्टीज की क्या होना चाहिए, सेटिस्फाइड होना चाहिए। इसी को हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म। हालांकि इतना अच्छा समझ में नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं, पहला एग्जांपल करते हैं, उस एग्जांपल से बहुत क्लियर हो जाए। जैसे एग्जांपल नंबर क्वेश्चन जो हम लिए हैं, जो कौन है, RS अग्रवाल का जो पहला एग्जांपल है वो क्या है, हमको राइट दिस सेट, मतलब इस सेट को हमको लिखना है। ये सेट एक पहले से दे चुका है कि A इक्वल टू क्या 1 2 3 4 5 6 7 तक दिया है इन दिस सेट ऑफ सेट बिल्डर। मतलब इसको क्या लिखना है, जो प्रॉपर्टी दिया हुआ यानी जो सेट दिया है, सेट जो हमको जो लिखा हुआ इसको हम लोग किस फॉर्म में लिखना है, सेट बिल्डर फॉर्म में। सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने के लिए हमको क्या बोला है, हमको लिखना क्या है, एक ब्रैकेट लिखना है, यहाँ पे एक्स लिखना है, फिर सच दैट लिखना है, फिर एक्स, जो फिर वो प्रॉपर्टी जो क्या होना चाहिए, सेटिस्फाइड होना चाहिए। तो इसको क्या लिखे, तो ये देखने से हमको पता चल रहा है ये क्या है, ये एक क्या है, लेस देन नेचुरल नंबर। देखिए एक नेचुरल नंबर का क्या है, एक सेट है जो कितना 8 से कम है। देख के हमको पता चल जाएगा, यहाँ पे देखिए, पर देख के पता चलना चाहिए कि आखिर वो क्या दिया है सेट में। हमको ये देखने से हमको पता चल जा रहा है कि जो यहाँ पे एक नेचुरल नंबर तो है लेकिन 8 से क्या है, कम है। तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, द सेट ऑफ ऑल। ये जो यहाँ पे जो सेट ए का लिखा है हम क्लियरली होने सक रहे हैं, क्लियरली द सेट ऑफ ऑल, द सेट ऑफ ऑल, जितना भी सेट ऑफ ऑल है क्या है बताइए, तो नेचुरल नंबर है, लेकिन नेचुरल नंबर है लेकिन क्या है, लेस देन कितना है, लेस देन कितना, 7 से यानी 8 से कम है, मतलब लेस देन 8। हम लिख सकते हैं कि जो सेट हमको पहले क्वेश्चंस में दिया गया है उससे हमको पता चल जा रहा है, सेट को देख के हमको पता लगाना है कि वो सेट क्या किसमें सेटिस्फाइड हो रहा है। तो हमको देख के पता 1 2 3 4 5 6 7, तो इससे क्या पता है, नेचुरल नंबर मतलब प्राकृतिक संख्या वो कितना 8 से कम है। इतना आपको समझ में आ गया। तो इसको हम सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, यानी सेट, इसको हम क्या लिखना है, सेट बिल्डर फॉर्म में, सेट बिल्डर फॉर्म में हमको क्या लिखना है, तो यहाँ पे क्या सेट और सेट का नाम क्या दिया है, कैपिटल लेटर में होना चाहिए। ये जो एलिमेंट सब है, देखिए जो एक्स है, पर एक्स लिखने है, सच दैट एक्स, जो एक्स यहाँ पे क्या कर रहा है बताए, तो ये जो एक्स कर रहा है वो एक क्या कर रहा है, एक्स देखिए वो क्या नेचुरल नंबर का सेट है लेकिन लेस देन 8 है। इसको आपको देख के लिखना पड़ेगा, जो हमको ये देख के क्या लिखना पड़ेगा कि ये क्या लिखा हुआ है। तो हमको पता चल जा रहा है कि एक नेचुरल नंबर है एक्स, इसका क्या बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर का शॉर्ट में लिखा है तो में बड़ा एन यानी कैपिटल एन से सूचित किया जाता है। हमको पता चल जा रहा है कि एक्स जो एक किसको बिलोंग्स कर रहा है, एक नेचुरल नंबर में, लेकिन पूरी नेचुरल नंबर है, कितना नेचुरल नंबर कर लेकिन 8 से कम कर रहा है। तो यानी एंड यहाँ पे कर सकते हैं, लेस देन कितना है, 8 है। इतना कर देना कि एक्स तो नेचुरल नंबर तो है लेकिन लेस देन कितना है, 8, ऐसे लिख देना, यही मेरा आंसर हो जाता है। आई होप आपको थोड़ा बहुत समझ में आ गया। पहला एग्जांपल अच्छा समझ में, देखिए और पे इसको बताते हैं। जैसे यहाँ पे जो क्वेश्चन है ये जो 1 2 3 4 5 6 7 तक दिया है, लेकिन जो सेट इसको हमको किस फॉर्म में लिखना है, एक्चुअल में किसमें दिया है, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, लेकिन क्या है रोस्टर फॉर्म में। रोस्टर फॉर्म को हम किस में लिखना है, हमको सेट बिल्डर फॉर्म में। जैसे ये रोस्टर फॉर्म, इसको देख के पता चलना चाहिए कि किस प्रॉपर्टीज को कर रहा है। जैसे हमको देखने से पता चल जा रहा है कि लेस देन कितना तक है, 8 तक है। तो हमको लिखना है द रोस्टर फॉर्म लिख रहे हैं, रोस्टर फॉर्म में क्या लिखना है, इसको ए, यानी जो ए एक्स का जो वैल्यू है ये कितना है, लेस देन 8 है। तो क्या एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एन, एन को एन क्या है, एन को शॉर्टकट में लिखा रहता है नेचुरल नंबर, क्या है नेचुरल नंबर, ठीक है। नेचुरल नंबर को हम लिख लिए, लेकिन नेचुरल नंबर पूरा नहीं, लेस देन कितना 8 है, इसीलिए इसका जो प्रॉपर्टी जो सेट बिल्डर फॉर्म ऐसा हो जाए, इसका आंसर हो जाता है। आई होप आप लोगों को एग्जांपल नंबर 1 समझ में आगे। चलिए इसका एग्जांपल नंबर 2, एग्जांपल नंबर 2 में क्या बोला है, एक सेट दिया है,
इसको हम लोग क्या करना है, इस सेट को हमको किस में लिखना है, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। देखिए जो दिया हुआ है वो किस फॉर्म में दिया है, सबसे पहले क्या है, ये रोस्टा फॉर्म में दिया है, इसको हम लोग किस में लिखना है, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो पहले इसको देख के पता करना पड़ेगा कि ये किस फॉर्म में दिया है। तो हमको देख के पता चल रहा है 28 के क्या है, फैक्टर है। ठीक, 1 से भी जा रहा है, 2 से भी जा रहा है, 4 से भी जा रहा है, 7 से भी जा रहा है, 14 से भी जा रहा है और 18 से भी जा रहा है। यानी किसका है, फैक्टर ऑफ कितना है, किसका है, 28 के फैक्टर है। तो हम रोस्टा फॉर्म में, यानी रोस्टा फॉर्म में दिया है, इसको हम किस में लिखना है, सेट बिल्डर। तो हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे किसको, बी को। द सेट, इसको क्या पढ़ा जाता है, द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू क्या, नेचुरल नंबर को बिलोंग्स कर रहा है, एंड जो एक्स के वैल्यू क्या है, एक नेचुरल नंबर को तो क्या कर रहा है, बिलोंग्स कर रहा है। लेकिन देखिए एक्स का जो वैल्यू है वो क्या है, एक किसको एक्स जो वैल्यू है वो 28 के फैक्टर को बिलोंग्स कर रहा है। तो हम लिखे एंड एक्स इज द फैक्टर ऑफ क्या है, फैक्टर ऑफ 28 है। इसी तरह जो क्वेश्चन नंबर जो 2 का एग्जांपल है, ये क्या हो जाता है, आंसर। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। देखिए क्या पहले चेक करना पड़ेगा जो दिया हुआ है वो क्या कह रहा है, क्या दिया, यानी हमको देख के पता चल रहा है 28 के क्या है, वो फैक्टर है। 28 जैसे फैक्टर खाली लिख देना है। जो एक्स दे, जो एक्स का पूरा एक्स है उसको हम एक्स लिखे, लेकिन जो एक्स के एक नेचुरल नंबर को क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है, जैसे एक्स का नेचुरल नंबर। लेकिन एक्स जो नेचुरल नंबर है लेकिन पूरा नेचुरल नंबर नहीं है, क्या है, एक 28 का फैक्टर का नेचुरल नंबर है। इसीलिए एक्स बिलोंग्स टू एन है, लेकिन एंड है क्या, और क्या, एक्स इज द फैक्टर ऑफ 28। इसी तरह एग्जांपल नंबर 2 भी कंप्लीट हो। चलिए एग्जांपल नंबर 3 क्या कर रहा है। 3 में क्या, सी दिया है, सी इक्वल टू दिया है 2, 4, 8, 16 और 32। इसको हम लोग किस में लिखना है, सेट बिल्डर फॉर्म में। पहले सेट को पकड़ना है, जो रोस्टा फॉर्म में दिया इसको पकड़ना है। देखिए ये क्या है, 2 का पावर 1 है, 2 का पावर 1 है, ये क्या है, 2 का पावर 2 है, अरे क्या 2 का पावर 3 है, 2 का पावर 4 है, 2 का पावर 5 है। इससे हमको पता चल जा रहा है, जैसे हमको सीरीज को हम पकड़ लिए, सीरीज को जैसे हम पकड़ लेंगे तो उसका क्या लिखना है, रोस्टा हमको किस फॉर्म में लिखना है, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। जैसे सेट बिल्डर फॉर्म में हम सी को लिख रहे हैं तो यहाँ पे लिखना क्या है, देखिए हमको पकड़ना पड़ेगा, द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स क्या कर रहा है, एक्स इक्वल टू क्या कर रहा है, एक्स सच दैट एक्स इक्वल टू क्या कर रहा है, 2 का पावर क्या कर रहा है, 2 का पावर में देखिए बढ़ रहा है, यानी एन हम लिखे, जो एन है एक नेचुरल नंबर को है, जहाँ पे एन बिलोंग्स टू क्या कर रहा है, नेचुरल नंबर को बिलोंग्स कर रहा है। लेकिन जैसे नेचुरल नंबर तो बिलोंग्स कर रहा है, लेकिन 1 से लेकर कितना तक है, 5 तक है। एंड क्या हो जाएगा, एंड एक्स जो है, एक्स क्या कर रहा है, एक्स जो यहाँ पे 2 के पावर जो एन लिखे, जो एन है वो एन क्या कर रहा है, 1 से लेकर, नेचुरल नंबर तो है लेकिन 1 से लेकर कितना तक है, 5 तक है। उसको लिखिए कि जो 1 को लेके कितना तक जाना है, हम लोग को 5 तक ले जाना है। बस इसी तरह जो एग्जांपल नंबर कितना होगा, एग्जांपल नंबर जो 3 होता है पूरा तो देखिए अच्छा से देखिए, इसको समझ में आ गया, एग्जांपल नंबर 3 का आंसर यही होगा। देखिए और एक बार इसको समझा देते हैं। जैसे 2 के पावर 1, 2 के पावर 2, 2 के पावर 3, 2 के पावर 4, 2 के पावर 5 लिखना क्या है, द सेट ऑफ ऑल एक्स जो एक्स 2 के पावर क्या कर एन, यहाँ पर बढ़ रहा है 1, 2, 3, 4, 5 करके बढ़ रहा है, लेकिन जो एन क्या एक नेचुरल नंबर को फॉलो कर रहा है, किसका, एक नेचुरल नंबर को फॉलो कर रहा है। जैसे नेचुरल नंबर को फॉलो कर रहा है, लेकिन वो क्या कर रहा है, एन का जो वैल्यू है, देखिए नेचुरल नंबर अनंत तक तो नहीं जा रहा, इन्फिनिटी तक नहीं जा रहा, लेकिन 1 से लेकर 5 तक जा रहा है। देखिए यहाँ लिखे एक्स जो एक्स का जो एन जो होगा, एन क्या होगा, एन 1 भी होगा, यानी एन 1 को भी लेके जाना और ग्रेटर देन इक्वल टू, मतलब 1 से ज़्यादा भी है और 5 तक जाना है, यानी इसका ऐसा हो जाए, इसका जो लॉक कर दिए। इसी तरह एग्जांपल नंबर क्या हो जाता है, 3 भी हम लोग का कंप्लीट हो जाता है। आई होप आप लोग का एग्जांपल नंबर 2, 1, 2, 3 समझ में आ गया। चलिए इसका एग्जांपल नंबर 4, एग्जांपल नंबर 4 क्या है, देखिए क्या दिया, एक रोस्टा फॉर्म में दिया है, इसको हम क्या लिखना है, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। देख के ये जो है -6 क्या है, 2 × -3 है, 2 × -3 है, ये क्या है, 2 × -2 है, यहाँ पे 2 × कितना है, -1 है, ये 2 × 0 है, अरे क्या है, 2 × 1 है, यानी 2 × क्या है, 2 है, ये 2 × कितना है, 3 है। देखिए ये जो वैल्यू है ये मेरा क्या हो रहा है, देखिए एक इंटीजर है, क्या एक इंटीजर है, कहाँ से तक जा रहा है, ये जो n का जो वैल्यू होगा मेरा -3, -2, 1 जा रहा है। तो हमको ये कैसे लिखना है, सेट क्या लिखना है, सेट बिल्डर फॉर्म में। सेट बिल्डर फॉर्म डी में हमको लिख रहे हैं, द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स का जो वैल्यू है, एक्स किसको बिलोंग्स कर रहा है, थोड़ा देखिए तो 2n क्या कर रहा है, 2n, जो हम 2n लिखे, जहाँ पर वेयर n क्या है, वेयर n बिलोंग्स टू
जेड को हम लोग इंटीजर को हम लोग शॉर्टकट में कैसे सूचित करते हैं, जेड से। इंटीजर को हम लोग कैसे सूचित करते हैं, जो भी इंटीजर है उसको हम कैसे सूचित करते हैं, जेड से। यार एन क्या है, एक क्या करके इंटीजर को देखिए माइनस से लेकर -3 से लेकर कितना तक जा रहा है, 3 तक जा रहा है। तो यानी वेयर एन बिलोंग टू क्या है, जेड है। लेकिन देखिए ये कहाँ से कहाँ जा रहा है, -3 से लेकर 3 तक। जो एन का वैल्यू क्या है, -3 से लेकर 3 तक। इसको लिख दीजिए एंड एन कितना है, यहाँ -3 से लेकर कहाँ तक जा रहा है, -3 से लेकर 3 तक जा रहा है। इसी तरह एग्जाम्पल नंबर जो 4 है कंप्लीट हो जाता है। इसका और को समझ में आ गया होगा आप लोगों को। देखिए इसका और को समझाते हैं। यानी 2 × -3 है, 2 × -2 है, 2 × 1 है, 2 × 0 है, 2 है, 2 × 2 है, 2 × 3 है, 2 × 4 है, 2 × 3 है। आई होप कितना तो समझ में आया, उसका समझ में आया कि कैसे लिखा हुआ है। फिर इसी को हम जब हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिख रहे हैं तो लिखना पड़ेगा। देखिए हमेशा 2 × ये जो हमेशा 2 × हो रहा है। देखिए इस सेट को पकड़ में आ जा रहा है। जो 1 2 3 क्या है, एक इंटीजर है। इंटीजर को हम लोग शॉर्टकट में कैसे सूचित करते हैं, जेड से। इंटीजर को हम कैसे सूचित करते हैं, जेड। जैसे नेचुरल नंबर को बड़का एन से, जैसे कैपिटल एन से, उसी तरह जो इंटीजर होता है उसे शॉर्टकट में मैथमेटिकल भाषा में जेड से सूचित किया जाता है। तो हम क्या लिखे, द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इक्वल टू एन हो रहा है। जो एन है, एन क्या कर रहा है, क्या है, किसको सूचित कर रहे हो, किसको कर रहे हैं, इंटीजर को सूचित कर रहा है। जेड क्या है, इंटीजर को सूचित कर रहा है। लेकिन इंटीजर कहाँ से कहाँ है, पूरा नहीं है क्या, -3 से लेकर 3 तक है। देखिए -3 से लेकर 3 तक इसको लॉक कर दिए। इस तरह क्वेश्चन नंबर जो एग्जाम्पल नंबर कितना होता है, 4 क्या होता है, कंप्लीट है। चलिए एग्जाम्पल नंबर 5 क्या बोल रहा है। इसको में एक सेट लिखना है, ये सेट दिया है, इस सेट को पकड़े। क्या है, देखिए ये 3 × 1 है, 3 × 2 है, ये कितना 3 × 3 है, और ये क्या है 3 × 4 है, 3 × 5 है, और ये कितना 3 × 6 है। तो इसको आप अपने तरीके से लिखना सकिएगा। कैसे लिखे, ई सेट द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू क्या कर रहा है, बिलोंग्स टू क्या कर रहा है, एक किसको कर रहा है, 3n को। 3n में देखिए 3n मतलब ये क्या है, 3n को सूचित कर रहा है। लेकिन n क्या है, एक नेचुरल नंबर है। वेयर जहाँ पे क्या है, वेयर n क्या है, एक नेचुरल नंबर को बड़का में लिखेंगे। n क्या है, एक नेचुरल नंबर में हो रहा है। लेकिन n का है, पूरी नेचुरल नंबर नहीं है। 1 से लेकर कितना तक है, 6 तक है। एंड करके कहाँ से 1 से लेकर जो कहाँ तक है, n का वैल्यू 6 तक है। इस तरह से इसको हम लोग क्या है, रोस्टर, इसको हम किस फॉर्म में लिख दिया, रोस्टर को हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिख दिया। आई होप आप लोगों को एग्जाम्पल नंबर 5 तक समझ में आ गया। इसी तरह एग्जाम्पल जितना 5 का 5 कंप्लीट हो गया, और तो 3-4 एग्जाम्पल वो अपने तरीके से आप लोग बनाने की कोशिश करिएगा। अगर नहीं सीखे तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हम उसको भी बता देंगे। चलिए इसी तरह एग्जाम्पल नंबर 5 तक समझ में आ गया। और इसका जो 4 एग्जाम्पल है वो अपने से बनाने का कोशिश करिएगा। सक जाइएगा, इतना तो विश्वास है कि आप लोग सक जाइएगा। लेकिन नहीं सकने से आप एग्जाम्पल का जो कमेंट बॉक्स में आप लोग बता दीजिएगा, तो उसका भी हम वीडियो अपलोड कर देंगे, या तो फिर किसी भी माध्यम द्वारा आपको समझा दिया जाएगा। इसी तरह जो एग्जाम्पल का जितना भी एग्जाम्पल हुआ सेट का, सब एग्जाम्पल और कॉन्सेप्ट भी आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया। और इसका जो अगला जो वीडियो होगा, उस वीडियो में इसका एक्सरसाइज 1A जो होगा उसको बता दिया जाएगा।